Hello everyone, myself Shivan Singh Parmar. Today I am presenting my online video topics electronic configuration. It is related to BSc B.Ed first semester and BSc first year new education policy. Electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के पहले हम जानते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट की पोजीशन कहाँ पर है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले एलिमेंट्स की पोजीशन का पता होना चाहिए कि एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में किस पोजीशन पर है। और पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं चार ब्लॉक्स में बटे रहते हैं, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। एस, पी और डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एलिमेंट्स को बांटा गया है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, कि एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो एस ब्लॉक में ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स आते हैं। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम एलिमेंट्स आते हैं। जबकि एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम तत्व एस ब्लॉक में आते हैं। ग्रुप एक और ग्रुप दो के तत्वों को मिलाकर के हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। अभी हमें इनकी लोकेशन पता चल गई है कि ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अब हमें एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक नंबर या एटॉमिक नंबर, हमें इनके एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर किसका कितना है। जब तक हमें एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा, जब तक कि हम उसको किस कक्षा में उसको जाना है ये नहीं भर पाएंगे कि वो किस कक्षा में जा रहा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस तत्व का एटॉमिक नंबर कितना है और आप उसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए इसके लिए एक स्कीम दी जाती है, बोरबरी योजना या बोरबरी स्कीम। बोरबरी की स्कीम। अब बोरबरी की जो स्कीम होती है वो 2, 8, 8, 18, 32 कि जो भी हमारी कक्षाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन किसके अनुसार जाता है, तो बोरबरी स्कीम के अनुसार जाता है। और बोरबरी जो स्कीम होती है 2, 8, 18, 18, 32 के अनुसार इलेक्ट्रॉन जाता है। अब जैसे कि हम देखें, हमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो हाइड्रोजन का, अब लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर हम निकालने के लिए क्या करते हैं, इनको हम उसमें प्लस करते जाएंगे। तो हाइड्रोजन के 1 में प्लस करेंगे, कितना प्लस कर देंगे, 2। तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, लिथियम का एटॉमिक नंबर निकल आएगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर निकल आएगा 3। अब सोडियम का कितना हो जाएगा, तो 3 में 8 प्लस करेंगे तो सोडियम का नंबर हो जाएगा 11 में फिर से हम 8 प्लस करेंगे तो पोटेशियम का नंबर निकल आएगा 19 में हम 18 प्लस करेंगे तो कितना निकल आएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल आएगा 37 में फिर से हम 18 प्लस करेंगे तो 37 में 18 प्लस करने पर सीजियम का निकल आएगा 55। और 55 में जब हम कितने प्लस कर देते हैं, 32 प्लस कर देते हैं तो फ्रांसियम का नंबर निकल आता है, जो कि होता है 87 या 87। अब आप देख पा रहे हैं कि हम बोरबरी योजना के अनुसार कितनी आसानी के साथ हम इनके क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर ज्ञात कर सकते हैं। 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87 ये जो नंबर होते हैं ये किसके होते हैं, समूह 1 या ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के ये एटॉमिक नंबर होते हैं। अब ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 के लिए आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ग्रुप 2 के नंबर निकालना और भी आसान होता है। जैसे हमने देखा कि लिथियम का नंबर 4 है, तो लिथियम इसके बगल वाले ग्रुप में आता है, तो लिथियम का नंबर कितना आ जाएगा, लिथियम का नंबर 3 है, तो हमें बेरिलियम का निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो बेरिलियम का नंबर हो जाएगा 4। और इसका सोडियम का कितना दिया गया है, 11, तो मैग्नीशियम का हो जाएगा 12। सोडियम का कितना दिया गया है, 19, तो कैल्शियम का हो जाएगा 20।
रूबिडियम का दिया गया है 37, तो स्ट्रोंशियम का हो जाएगा आपका 38, सीजियम का दिया गया है 55, तो बेरिलियम का हो जाएगा आपका 56, और फ्रांसियम का दिया गया है 87, तो रेडियम का हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर 88। इस प्रकार से हम बोरबरी योजना के द्वारा क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एटॉमिक नंबर ज्ञात कर लेते हैं। जब तक हम एटॉमिक नंबर पता नहीं होंगे, जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनका नहीं भर पाएंगे। क्यों नहीं भर पाएंगे? क्योंकि हमें तत्व की पोजीशन का पता नहीं होगा, तत्व के एलिमेंट का हमें पता नहीं होगा कि किस तत्व की लोकेशन क्या है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकाला जा सकता है जब हमें उस तत्व का एटॉमिक नंबर पता हो और दूसरा उसकी पोजीशन पता हो कि वो तत्व किस ब्लॉक से रिलेटेड करता है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है या एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स हैं। इसी प्रकार हम पी ब्लॉक के तत्वों को देखते हैं, तो पी ब्लॉक के तत्वों को देखने के लिए देखते हैं पी ब्लॉक के तत्वों में कैसा होता है। इसी प्रकार अब हम पी ब्लॉक के तत्वों को देखते हैं कि पी ब्लॉक में कितने तत्व आते हैं और उनकी लोकेशंस क्या है। तो पी ब्लॉक के तत्व, तो पी ब्लॉक के तत्वों में हम देखेंगे कि पी ब्लॉक जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, तो पी ब्लॉक के तत्व समूह 13 से स्टार्ट होते हैं। समूह 13 के तत्व 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, कौन कौन से तत्व इसमें आते हैं? 13, 14, 15, 16, 17 और 18 समूह के तत्व इसमें आते हैं। 13 के जो तत्व होते हैं ये बोरॉन, कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बाद हीलियम। हीलियम, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। ठीक है, समूह 18 के जो तत्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस, अक्रिय गैस है। समूह 18 के तत्व या जीरो ऑर्डर के तत्व भी हम किसको कहते हैं? समूह 18 के तत्वों को कहते हैं। समूह 18 के तत्वों को नोबल गैस या अक्रिय गैस इसलिए बोला जाता है कि इस समूह के पूरे कोई भी तत्व जो हैं किसी भी अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करते हैं, किसी भी अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करते हैं। इसमें कुछ अपवाद जरूर होते हैं कि जो आपकी जिनोन होता है वो कई सारी विषम परिस्थितियों में क्या करता है, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेता है, वो अलग विषय है, उसके बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे। और तो जो फैमिली होती है समूह 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के तत्व हैं, इन सबको हम एक साथ मिला करके बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक। अब हम देखते हैं पहले बोरॉन फैमिली को। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसके बाद आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। इसके बाद लास्ट में इसके बाद में आता है पांचवा हमारा समूह 17 के तत्व, जिनको आप हेलोजन समूह बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन जिसमें आते हैं। ये इन सबको सामूहिक रूप से हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि हमने बोरबरी योजना के अनुसार इनके इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स निकाले, इसी प्रकार हम पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी निकाल लेते हैं। अभी मैंने बोरबरी की जो योजना है वो आपको बताई थी, कौन सा नियम था? 2, 8, 18, 32 का नियम मैंने आपको बताया था। 2, 8, 18, 32 का नियम हम बोरबरी योजना के अनुसार जो कि नियम है 2, 8, 18, 32 का नियम, इसको हम बोरबरी योजना या बोरबरी स्कीम कहते हैं। इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक नंबर ज्ञात कर सकते हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक नंबर ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि जो कि यहाँ पे बेरिलियम का कितना दिया गया है 4, तो बोरॉन जो फैमिली होती है बोरॉन का नंबर हो जाता है 5। ठीक है, 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन का हो जाता है आपका 10।
एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है 10। इसी प्रकार से अब हम बोरबरी योजना जो स्कीम का बोरबरी योजना लागू करेंगे तो उसमें क्या हो जाता है 8 की जो काउंटिंग है वो हम 2 बार करते हैं। क्यों करते हैं 2 बार? क्योंकि इसमें तत्वों की जो संख्या है 1 2 3 4 5 होती है और हमें अगर हम जो भी बोरबरी की योजना होती है उसमें एक नंबर कम होता जाता है हमेशा, तो इसमें जो हमें प्लस करना है वो 8 8 18 और 32 को प्लस करना है। तो जैसे इसका एटॉमिक नंबर हो गया बोरॉन का 5 में हम 8 प्लस करेंगे तो एल्यूमिनियम का नंबर हो जाएगा 13 में हम 18 प्लस करेंगे 13 में हम 18 प्लस करेंगे इसमें प्लस जो हमें करना है 8 18 और 32, ठीक है 8 18 32। तो हमने सबसे पहले 5 में 8 प्लस किया तो हमने तो कितना हो गया 8 प्लस करने के बाद एल्यूमिनियम का हो गया हमारा 13 में हम कितना प्लस करेंगे 13 में हम प्लस करेंगे 18 को, तो 13 और 18 हो जाएगा हमारा 31 में हम 18 प्लस करेंगे तो 31 में 18 को तो इंडियम का निकल आएगा हमारा 49 और 49 में हम जब कितने प्लस करते हैं 49 इसमें हम 32 प्लस करते हैं तो थैलियम का हमारा एटॉमिक नंबर निकल आता है 81। अब इतना अगर आपने कर लिया पहली लाइन के एटॉमिक नंबर बोरबरी योजना के अनुसार निकाल लिया तो पी ब्लॉक के अन्य तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक नंबर बहुत ईजिली आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि आप देखेंगे यहाँ पर बोरॉन का 5 6 7 8 9 10 इसी प्रकार से सबके निकालते जाओ आप। तो एल्यूमिनियम का हो गया 13 तो इसका 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17 और आर्गन का हो गया आपका 18। अब इसमें गैलियम का देखेंगे, गैलियम का नंबर कितना आया, गैलियम का नंबर आया 31, तो जर्मेनियम का हो जाएगा 32, आर्सेनिक का हो जाएगा 33, सेलेनियम का हो जाएगा 34, ब्रोमीन का हो जाएगा 35 और क्रिप्टॉन का हो जाएगा 36। फिर आ जाएंगे आप किस पर, इंडियम, तो इंडियम का हो जाएगा 49 के बाद में टिन का हो जाएगा 50, 51, ये टेलेनियम 52, 53 और 54, कितना हो जाएगा 54। अब थैलियम का 81, तो पीबी का 82, बीआई का 83, पोलोनियम का 84 और एस्टेटीन का 85 और रेडॉन का सबसे लास्ट हो जाएगा 86। ये इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं एटॉमिक नंबर ज्ञात कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर अब हम बात करेंगे, अब हमारे पास 2 चीज़ें आ गई। अब हमारे पास जो 2 चीज़ें आई हैं उसमें सबसे पहला हमने देखा कि तत्व कौन कौन से होते हैं, तो तत्वों को आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा इसकी, और इसके अलावा इनका कोई भी और अन्य सॉल्यूशन नहीं है। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक नंबर या एटॉमिक नंबर इनका कैसे निकालेंगे। एटॉमिक नंबर निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि किसके अनुसार आप भर सकते हैं 2 8 18 32 का नियम, या जिसको हम बोरबरी योजना या बोरबरी स्कीम कहते हैं उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं एटॉमिक नंबर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब हमें सबके एटॉमिक नंबर मिल गए हैं। अब जब एटॉमिक नंबर हमें मिल गए हैं तो हम बात करेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। अब हमारा आज का टॉपिक चालू होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे भरते हैं, ये किस तरीके से, किन किन नियमों का आप पालन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास के नियम है, ये 3 नियम हम इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेते हैं कि हमारे कितने नियम होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। 3 नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 3 नियम होते हैं। पहला हुंड का नियम, दूसरा आपबाउ का नियम, तीसरा पाउली का अपवर्जन नियम। हुंड्स लॉ, आपबाउ लॉ और पाउली एक्सकर्सन लॉ। ठीक है, अब हम बात कर देंगे सबसे पहले किसकी करेंगे, हुंड्स लॉ की। हुंड्स लॉ में क्या होता है, हुंड्स लॉ में क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे कि हुंड्स लॉ में क्या होता है। तो हुंड्स का लॉ है, हुंड्स ने क्या बोला है, हुंड्स ने बोला है कि किसी भी जो भी इलेक्ट्रॉन्स है या जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, हुंड्स के अकॉर्डिंग के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सब सेल में, इलेक्ट्रॉन किसी भी सब सेल में सब सेल में सिंगल जाता है। कैसे जाता है, सिंगल ही जाता है। उनकी पेयरिंग जब होती है,
जब सब सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आ जाता है। क्लियर? तो हुंड्स का नियम क्या हो गया? हुंड्स का नियम हो गया कि सब सेल में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जब बनता है, जब सब सेल की हर कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित होता है। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं बन सकता जबकि बाकी की सब सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से ना पहुंच जाए। क्लियर? अब मैं एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ। तो हुंड्स लॉ की एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले आई बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद आता है आपका 10वां नंबर किसका? नियॉन का। ठीक है, तब इनके इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स, तो ये इलेक्ट्रॉनिक नंबर मैंने आपको बताए थे। बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाते हैं। तो बोरॉन की जब हम इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो कैसे जाता है बोरॉन का इलेक्ट्रॉन्स? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बोरॉन में? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे कौन सी कक्षा में जाएंगे? एस में, 1s में। तो 1s2, 2s2 और 2p1। p में कितना इलेक्ट्रॉन्स बचा है इसका? 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 और 2 4 और 1 5। तो बोरॉन में कितने होते हैं? 5। तो बोरॉन का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ये p1 में पहुंच गया। अब लॉजिक आता है कि p1 में क्यों पहुंचा और कहीं क्यों नहीं पहुंचा। तो हम अपनी पुरानी टेबल को देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए हमें आपबाऊ का नियम पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, जो कि इसके बाद हम पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे आप 5 नंबर ये आता है। कौन सा नंबर आता है? 5 नंबर। तो इसके जो भी और अन्य इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इसका जो पहली वाली पूरी की पूरी लाइन होती है, इस लाइन को हम 2p लाइन बोलते हैं। ये लाइन हमारी 3p की लाइन्स होती है, ये 4p की लाइन्स होती है, ये 5p की लाइन्स होती है, और लास्ट वाली लाइन जो होती है कौन सी होती है? 6p की लाइन्स होती है। कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये 2 तरीके से जाते हैं, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब हम बात करेंगे हुंड्स लॉ में। तो हुंड्स लॉ में हम देखेंगे हुंड्स लॉ में कि हमने p का पहला इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। और p में सब सेल की संख्या कितनी होती है? तो p में सब सेल की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3। इसको बोलते हैं हम px, इसको बोलते हैं py और इसको बोलते हैं हम pz। क्या बोलते हैं? px, py और pz। तो p में एक इलेक्ट्रॉन आया है तो जो कि कहाँ पहुँच जाएगा? px में चला जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 6। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 1s2, 2s2 और 2p2। कितना हो जाता है? 2p2। और जब 2p2 हो जाता है तो जब हम इसकी सब सेल को भरते हैं तो इसकी सब सेल को, तो p में कितने हो गए? 2। तो एक तो यहाँ भर जाएगा। अब ध्यान रखना है आपको कि जो अगला p2 का इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो इसमें नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? अगली सब सेल में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? अगली सब सेल में। तो यही हुंड का नियम है कि जब तक इसमें जोड़ा तब तक नहीं बनेगा जब तक कि ये दोनों सब सेल जो आपकी हैं ये पूरी की पूरी फुलफिल ना हो जाएं। अब हम नाइट्रोजन में देखेंगे तो नाइट्रोजन का होता है 7, 1s2, 2s2 और जो आता है आपका 2p3। कितना आता है आपका? 2p3। तो 2p3 में अब आप देखेंगे कि 2p3 में तो यहाँ पर आ गया आपका 1, यहाँ पर आ गया 1 और दूसरा तीसरा आ गया यहाँ पर पे। अब आप देखेंगे कि p3 आने पर ये हमारी जो सेल है ये कैसी हो गई? अर्धपूरित हो गई। एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में पहले से चला गया। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में पहले चला जाता है उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनना प्रारंभ होता है। उसका जोड़ा उसके बाद ही बनता है। जोड़ा मतलब पेयर है। तो पेयरिंग कब चालू होती है? पेयरिंग जब चालू होती है जब एक एक इलेक्ट्रॉन्स हम ऑलरेडी सब सेल में फिलअप कर देते हैं। क्लियर? तो इसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन का 8। तो ऑक्सीजन का 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 1s2, 2s2 और ये होता है आपका 2p4। कितना होता है? 4। आप देखेंगे कि p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन आने के बाद में अब आपकी जो पेयरिंग होगी तो 1, 2 और 3। एक एक इलेक्ट्रॉन पहले तीनों ऑर्बिटल्स में सब सेल में चला जाएगा। उसके बाद में जो चौथा इलेक्ट्रॉन बचा है ये इसके साथ में पहुंच जाएगा। तो अब कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स? टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑक्सीजन में 8। अब फ्लोरीन में देखेंगे तो फ्लोरीन में कितने होते हैं? 9। तो 1s2, 2s2 और 2p5। और 5 का भी आप देखेंगे तो 1, 2 और 3। उसके बाद पेयरिंग चालू हुई 4 और 5। इसके बाद आता है आपका नियॉन। तो नियॉन में देखेंगे आप, नियॉन में कितने हैं? 10। तो 1s2, 2s2
और आपका हो गया 2p6। तो इन दोनों को मिलाकर के जो लास्ट का s और p दिया गया है इसको बोलते हैं हम दोनों को मिलाकर के इसका ऑक्टेट या अष्टक, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टेट या अष्टक बोलते हैं। तो ये कैसा हो जाता है, ये फुलफिल हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें और लास्ट के 2 इसमें। अब देख सकते हैं आपके पूरे कितने हो गए, 6 और 2 8। तो हम इसका बोरबरी स्कीम में पढ़ते हैं कि अंतिम किसी भी तत्व की या किसी भी एलिमेंट की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, और उसका ऑक्टेट तभी पूरा होता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं नियॉन में 2 और 6 को मिलाकर के कितने हो गए, 8। इस कारण से जब जो आपकी नियॉन है, नियॉन के जो लास्ट ऑर्बिटल है उसमें कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, और जो पहले वाले में उसके पहले में 2 होते हैं, तो नियॉन में टोटल हो गए 10। अब 10 जो हो जाते हैं जब इनका अष्टक पूरा हो जाता है, इसलिए ये किसके जैसे बिहेव करते हैं, ये नोबल गैसेस के जैसे बिहेव करते हैं, ये किसी के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं करते। अब इसलिए ये रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट या जो अष्टक होता है वो ऑलरेडी कैसा होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ या फुलफिल होता है। ठीक है, इसके बाद तो ये था हमारा हुंड का नियम। हुंड के नियम में आपने ये देखा कि हम डायरेक्ट किसी भी एक सब सेल में जब तक पेयरिंग नहीं करा सकते हैं जब तक कि उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ना हो। ये है हमारा सिंपल सा हुंड का नियम। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं किसकी, आप बाउ के नियम की। तो हमारा अगला रूल है ऑफ बाउ लॉ। आप बाउ का नियम अगला पढ़ेंगे हम, आप बाउ का नियम। तो जो आप बाउ का नियम होता है, आप बाउ, अब बहुत सारे लोगों में इसकी गलत अवधारणा होती है कि आप बाउ एक वैज्ञानिक का नाम है, जबकि ये गलत है। आप बाउ शब्द एक जर्मन भाषा का शब्द है। आप बाउ को कहाँ से लिया गया है, आप बाउ एक जर्मन भाषा से लिया गया है। आप बाउ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण, जिसका मतलब होता है निर्माण या बनाना। तो किसको बनाना, कक्षक का निर्माण, जिसका मतलब होता है कक्षक निर्माण या कक्षक का बनना। कि किसी भी कक्षक की स्थिति कब, कोई भी कक्षक कब निर्माण होता है या कक्षक कब बनता है। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल, कि किसी भी चीज़ का ऑर्बिटल कब फॉर्मेशन होता है, आप बाउ। तो आप बाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण या आप बाउ का। ठीक है, अब आप बाउ नियम क्या कहता है, तो आप बाउ का नियम कहता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी कक्षा में, इलेक्ट्रॉन्स का जो जाने का सीक्वेंस होता है, इलेक्ट्रॉन के जाने का जो क्रम होता है, इलेक्ट्रॉन के जाने का जो क्रम होता है वो लोअर एनर्जी से, वो जो भी ऑर्बिट की एनर्जी होती है लोअर एनर्जी से अपर की ओर होता है, लोअर एनर्जी से अपर एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स जो जाते हैं वो सबसे पहले उस कक्षा में जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी कक्षा में जाएगा, और उसके जाने के बाद जैसे जैसे वो क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स दूसरी कक्षा में जाएगा, तो मतलब इसका ये भी है कि जैसे इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में जाता है, बड़ी कक्षा में ऊपर की ओर जाता है, तो उसकी एनर्जी का क्रम भी बढ़ता जाता है। तो हम एक बात ये भी कह सकते हैं, तो एनर्जी का क्रम, अब इसकी एनर्जी का क्रम क्या है, इसकी एनर्जी का क्रम क्या है, तो इसके क्रम के लिए हम सबसे पहले इसके कक्षक को बना करके बताएंगे आपको कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस कक्षा से किस कक्षा में जाता है। तो ये जो है इससे पूरे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो जाएगा। 1s 2s 3s 4s 4s 5s 6s और ये 7s। इसके बाद P में कितने होते हैं, तो P में 6 होते हैं, 2p 3p 4p 5p और 6p। P के बाद आता है D, तो D की 3 मोस्ट सीरीज होती है, 3D 4D और 5D। 5D के बाद 6D भी होती है, लेकिन जो भी अभी अस्तित्व में नहीं है 6D, उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स अभी खोजे गए हैं, लेकिन वो
इलेक्ट्रॉन्स जो भी है वो 6D में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रखा गया है। रिसेंटली 4 इलेक्ट्रॉन खोजे गए थे, उसके बारे में हम और कभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद में 2F की सीरीज होती है, 4F और 5F, जिसमें 4F को आप लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं और 5F को आप एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। तो ये आप बाउ का नियम है। इस जो क्रम ये मैंने बनाया है, इससे आप बाउ का एनर्जी का हम बताएंगे आपको कि एनर्जी इसकी किस प्रकार से लोअर एनर्जी से अपर एनर्जी में जाता है। देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास यहाँ से आएगा। तो सबसे पहले मतलब इसका हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाता है, 1s कक्षा में जाता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा 1s में, 1s के बाद आएगा 2s में, 2s के बाद 2p, फिर 3s, 3s के बाद हम देखेंगे 3p, 3p के बाद आएगा आपका 4s, 4s के बाद आपका जाएगा 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद जाएगा आपका 4d, 4d के बाद में 5p, 5p के बाद में 6s, 6s के बाद जाएगा आपका 4f, 4f के बाद 5d, 6p, 7s और 7s के बाद जाएगा आपका 5f और फिर आता है 6d में। आप इतने सीक्वेंस में हमारी पूरी परमाणु टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर जाते हैं। अब इस सीरीज को हम लिख के बताएंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जाएगा 1s में, 1s में, फिर 2s में, फिर 2s के बाद में आएगा 2p, 2p के बाद जाएगा 3s, 3s के बाद जाएगा 3p, 3p के बाद जाएगा 4s, 4s के बाद जाएगा 3d, 3d के बाद में जाएगा आपका 4p, 4p के बाद जाएगा आपका 5s, 5s के बाद में जाएगा आपका 4d, 4d के बाद में जाएगा आपका 5p, 5p के बाद में जाएगा 6s, 6s के बाद जाएगा आपका 4f के बाद जाएगा आपका 5d, 5d के बाद जाएगा 6p और 6p के बाद 7s और 7f के बाद चला जाएगा आपका 5f। तो इसको हम बोलते हैं, ये है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी कक्षाएं बढ़ रही हैं उसी प्रकार से ऊर्जा का क्रम भी बढ़ता है। तो आप देख रहे हैं कि जो अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स किस सीरीज के अकॉर्डिंग जाएगा, जो मैंने ये लिखा है कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 4p के बाद 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, इस सीरीज के अनुसार ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो इस सीरीज के अनुसार ऊर्जा के निम्न ऊर्जा क्रम से या लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल या हायर ऊर्जा की ओर जाएगा। ठीक है, अब आपको सिर्फ इस पेरियोडिक टेबल इस टेबल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। जैसे अगला हम देखें एग्जाम्पल कि आप बाउ नियम के उदाहरण क्या क्या हैं। ठीक है, आप बाउ नियम के उदाहरण क्या क्या हैं। तो उदाहरण में हम देखेंगे, हम सबसे पहले ले रहे हैं समूह 1 के तत्व। किसके ले रहे हैं, समूह 1 के तत्व। तो समूह 1 में जो तत्वों का क्रम है वो निम्न प्रकार है। ठीक है, समूह 1 के जो तत्व है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके कि उदाहरण कैसे होते हैं। तो अब हम ऑफ बाउ नियम को पहले निकाल लेंगे। आप बाउ नियम में अब आप देखेंगे कि जो हमने लिया है ये 1s, ये किसके लिए काम करता है, 1s और 2s के लिए। ये जो 2p वाली लाइन है ये पूरी p ब्लॉक के लिए काम करती है। ये पूरी सीरीज जो है ये d सीरीज के लिए काम करता है और ये दोनों के दोनों किसके लिए काम करते हैं, f सीरीज के लिए, f ब्लॉक के लिए काम करते हैं। तो अब हमने ले लिया कि अब देखेंगे आप इसमें कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर हैं, 7 नंबर हैं। अब आप देखेंगे हम किसको देखें,
समूह एक के तत्वों को, तो समूह एक के नंबर भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर हैं, 7। तो हम सीधे सीधे सी बोल सकते हैं कि हम इसका जो भी अंतिम इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन आपको भरना आ गया, मतलब आपको परमाणु क्रमांक, परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना आ गया। आपने ये सीख लिया कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, या लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, तो पहले सीरीज का जाएगा 1 में, तो इसका ऑब्वियसली किस में जाएगा, 1s1। लिथियम का किस में जाएगा, तो देखेंगे आप इसको, तो लिथियम यहाँ देखेंगे, लिथियम कहाँ पर पड़ता है, तो ये है पहली वाली लाइन ये है, आप दूसरी ये है, तीसरी लाइन ये, चौथी है, ये 5वीं, ये 6वीं और ये 7वीं। तो लिथियम की पोजीशन किस में पड़ेगी, 2s में। लिथियम की पोजीशन किस में पड़ेगी, 2s में। तो लिथियम की 2s में, तो इसका जब हो जाएगा 1s2 और 2s1। सोडियम का इसका लास्ट में आ जाएगा आपका 3s1, पोटेशियम का आ जाएगा 4s1, रूबिडियम का आ जाएगा 5s1, सीजियम का आ जाएगा 6s1 और फ्रांसियम का आ जाएगा आपका 7s1। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक नंबर हम देख सकते हैं, जैसे हम सबसे पहले आपके 2 का देख लिया, सोडियम का, तो सोडियम का लास्ट हमने तो आपको बता दिया कि 3s1 में जाता है। तो अब कैलकुलेशन हम करके देखते हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, कितने हो गए, 2ps के बाद में लास्ट इलेक्ट्रॉन भर गया आपका 3s1 में। आप देख सकते हैं तो टोटल कितने हो गए, 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो आपने देखा है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। और लास्ट में आप देखेंगे कि जो हमने सीरीज भी ली है, तो सबसे पहले हमने 1s लिया है, फिर 2s लिया है, फिर 2p लिया है और 3s, और यही सीरीज में आपको दिखा रहा था। तो ये हो गया 1s 2s 2p और 3s1 में आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन चला गया। यही पोटेशियम की बात करेंगे, तो पोटेशियम का जाएगा 4s1 में, एग्जाम्पल 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। अब आप इनको कैलकुलेट करके देखेंगे तो इनके भी नंबर कितने आएंगे, क्योंकि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 19, तो सबका जोड़ मिला करके या सम मिला करके कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए। 2 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18 और 1 19। तो मतलब पोटेशियम का कितना आ रहा है, 19। और हम तत्व की लोकेशन भी देख पा रहे हैं कि लास्ट में है, तो मतलब हमारा ये सही है। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आ गया 19 आ गया। तो ये कुछ ये एग्जाम्पल्स था किसका आप बाउ के नियम का। अब जो एस ब्लॉक के हमने एलिमेंट्स ले लिए हैं, अब हम लेंगे एस ब्लॉक के बाद में पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, कि हम पी ब्लॉक को देखें, क्योंकि पी ब्लॉक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक है। पी ब्लॉक को हम देखते हैं, ठीक है। अब पी ब्लॉक के तत्वों को हम देखते हैं, तो अब हम इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ पी ब्लॉक के तत्वों से। अब हम देखते हैं पी ब्लॉक के तत्वों को, कि पी ब्लॉक के तत्वों के मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ऑलरेडी लिख के रखे हैं। तो पी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको लिख के रखे हैं। अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, पी ब्लॉक का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पी ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये 2p की लाइन है, ये 3p की लाइन है, ये 4p की लाइन है, ये 5p की लाइन है और ये 6p की लाइन है। अब इसमें जो नंबर्स दिया गया है इसका 2p 2 3 4 5 6, ये जो होता है इनकी मुख्य कक्षा को प्रदर्शित करता है, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को प्रदर्शित करता है कि इनका जो मेन ऑर्बिटल है वो कौन सा है। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे कि इसका, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 2p। अब 2p में आप देख पा रहे हैं कि 2p में यहाँ से जब आप जाते हैं तो मुख्य कक्षा आपकी चेंज हो रही है। क्या हो रही है, मुख्य कक्षा। और जब आप ग्रुप में देखते हैं तो मुख्य कक्षा में परिवर्तन होता है, और जब आप पीरियड में देखते हैं, किस में देखते हैं, पीरियड में, क्योंकि आपको पता है कि हम बाएं से दाएं आते हैं तो पीरियड कहलाता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो ग्रुप कहलाता है। तो जब हम इसके पीरियड में देखते हैं, जब इसके पीरियड में, तो पी में कितने हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो पी में हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। पी में कितने, 3 उपकक्षाएं होती हैं, जिसका पहले भी बताया, px, py और pz। तो 3 कक्षाएं आपकी होती हैं, और 3 कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो कितना हो सकता है, 3 सब सेल में 6 हो सकती है। अब हम देखते हैं, पहले हम जैसे बोरॉन की फैमिली का एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मैं निकालता हूँ
किसी का भी रैंडमली निकालते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो जैसे हमने सबसे पहले ले लिया मैंने P को, P को मैं देखूँ तो P का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, P का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 15 है। कितना है P का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 15 है। और 15 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अब हमें P ब्लॉक में क्या याद रखना होता है, हमें P ब्लॉक में ये याद रखना होता है कि जो तत्व हमने दिया गया है या जो तत्व हमने लिया है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, किस सीरीज का तत्व है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है। तो P कहाँ आता है, तो P आप देखें, P आपका 15वें ग्रुप का तत्व है। कौन से ग्रुप का तत्व है, 15वें ग्रुप का, या इसको बोल सकते हैं नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है। और इसकी मुख्य कक्षा क्या होती है, तो इसकी मुख्य कक्षा होती है 3p। क्या होती है मुख्य कक्षा, 3p। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन इसकी लगा सकते हैं कि 3p का है तो इसका जाएगा जो 13 नंबर है ये जाता है, ये कहलाते हैं P1 के एलिमेंट, ये P2, ये कहलाता है हमारा P3, ये कहलाता है P4, ये कहलाता है P5 और ये लास्ट वाला जो होता है यहाँ से P6। इसको हीलियम जो मैंने सर्किल किया हुआ है हीलियम, तो हीलियम के बारे में भी मैं एक आपको अपवाद बता दूं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जो हीलियम होता है वो P ब्लॉक का एलिमेंट है, जबकि ये गलत है। हीलियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है हीलियम का, हीलियम एटॉमिक नंबर होता है 2, 1s2, ठीक है। तो इस कितना होता है S2। तो हीलियम एक अपवाद है और S ब्लॉक का तत्व है। तो ये दिमाग में मत रखिएगा कि हीलियम की लोकेशन P ब्लॉक के ऊपर है, इस कारण से इसको P ब्लॉक मान लेंगे, नहीं मानेंगे। तो आज भी हम अभी भी क्या है कि हीलियम कहाँ रखा रहता है, P ब्लॉक के ऊपर रहता है, लेकिन आता है S ब्लॉक में है, क्योंकि उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस में जाता है, S ब्लॉक में जाता है। अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल। तो हमने फास्फोरस का एग्जाम्पल लिया है कि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो अब हम देखेंगे कि फास्फोरस कहाँ जा रहा है, तो इसका जो नाइट्रोजन फैमिली का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो किस में जा रहा है, P3 में जा रहा है। और P3 और मुख्य कक्षा क्या होगी, 3। तो 3p3 में इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा, किस में जाएगा, 3p3 में। अब हम इसको भर के देखते हैं तो देखते हैं कितना आ जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और आ गया आपका 3p3। तो अब इनको आप कैलकुलेट करिए, क्या इनकी संख्या 15 हो गई। तो 2, 2, 4 और 6, 10, 2, 12 और 3, 15। यस, 15 हो गई। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया P का, P का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया हमारा, P का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया जो कि ये लिखा हुआ है। आखिरी इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट होता है, किस में जाएगा आखिरी इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस का P3 में जाएगा। इसी प्रकार मैं ले लूँ एक और एग्जाम्पल ले लूँ आपको। यहाँ से मैंने ब्रोमीन ले लिया कि ब्रोमीन, अब ब्रोमीन की पोजीशन क्या है, तो हम ब्रोमीन को देख पा रहे हैं कि इसकी उपकक्षा जो है सबसेल है इसकी P5। सबसेल क्या है इसकी, P5। और इसकी मुख्य कक्षा क्या है, इसकी मुख्य कक्षा है आपकी 4p। किस लाइन में आ रहा है, 4p की लाइन में आ रहा है। तो अब हम ब्रोमीन को भर के देखेंगे कि ब्रोमीन कितना दिया गया है, 35। तो ब्रोमीन को देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, इसके पहले 3d आएगा फिर 4s, 3d10 और कितना आ जाएगा 4p5। अब आप कैलकुलेट करिए इसको कितना आएगा, 35 आना चाहिए। तो 2 to 4, 6, 10 और to 12, 12 और 6, 18, 18 और to 20, 30 और 35। मीन्स हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्लियर है। कितना हो गया, इसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो आपके सामने लिखा हुआ है। और जो भी आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, 4p। तो 4p में जा रहा है। तो ये है आपके P ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल जो कि किसके अनुसार हैं, अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार। आप इसकी इस टेबल की मदद से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारे अपवाद होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारे अपवाद होते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या है, बहुत सारे अपवाद दिए गए हैं। और वो अपवाद कहाँ पर आते हैं, एक मैं एग्जाम्पल अभी और आपको अपवाद के पहले 3D सीरीज से कुछ बताना चाहूँगा। अभी हमने एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट पढ़े, अब मैं आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे भरते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट, अब डी ब्लॉक के एलिमेंट की जो लोकेशन होती है वो कहाँ से होती है, तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं समूह 3 से लगा करके समूह 12 तक के तत्वों को आप क्या बोलते हैं, समूह 3 से समूह 12 तक के तत्वों को आप बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। और इसको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। 3D सीरीज, तो 3D सीरीज का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है वो 21 एटॉमिक नंबर से 30 तक होता है। ठीक है, और इसके बाद में जो आपका 4D, तो 4D का एटॉमिक नंबर 39 टू लगा करके 48 होता है। और 5D सीरीज कहाँ से होती है, तो 5D सीरीज जो होती है, 5D सीरीज का एक एलिमेंट होता है लेंथेनम जो कि 57 पोजीशन पर होता है। इसके बाद में इसके बीच में एक यहाँ पर F ब्लॉक एलिमेंट 4F के एलिमेंट होते हैं। और उसके बाद में 72 एटॉमिक नंबर से लगा करके 72 से लगा करके 80 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स को आप क्या बोलते हैं, 80 एटॉमिक नंबर तक के आपको एलिमेंट्स को आप बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज। लेंथेनाइट सीरीज हम कहते हैं। तो 5D के जो एलिमेंट है हमारे 57 लेंथेनम रहेगा और 72 से लगा करके 80 तक आपके जो रहेंगे, कौन सी सीरीज रहेगी, आपकी 5D के एलिमेंट्स रहेंगे। अब हम बात करते हैं 6D सीरीज की। तो 6D सीरीज जो है आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 6D सीरीज आपकी 71 से स्टार्ट होती है। 71 जो तत्व होता है वो होता है आपका एक्टिनियम। 71 एलिमेंट्स आपका होता है एक्टिनियम। एक्टिनियम और इसके बीच में फिर ये जाती है आपकी 6D सीरीज 89 टू लगा करके 103। तो ये जो सीरीज होती है इसको 5F सीरीज भी आप कहते हैं। कौन सी सीरीज बोलते हैं, 5F सीरीज भी आप इसको कहते हैं, जो कि 89 से 103 तक होती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपको देते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरे जाते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं 3D सीरीज को। तो 3D की सीरीज को हम देखेंगे कि 3D सीरीज को 21 से लगा करके 30 तक, तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसमें, तो सबको पता है इन 10 तत्वों को आपको कहाँ रखा गया है, इन 10 तत्वों को आपको रखा गया है समूह 3 से लगाकर 12 तक। यह जिनके एटॉमिक नंबर होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम स्कैंडियम टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24 या 24, 25, 26, 27, 28, कॉपर का 29 और जिंक का होता है आपका 30। ठीक है, अब हमें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि ये 3D सीरीज है। तो डी सीरीज जो होती है, डी सीरीज की कितनी उपकक्षाएं होती हैं, तो जिस प्रकार से पी में 3 होती हैं, तो 3 में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और डी में उपकक्षाओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। तो 5 का मतलब ये है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम डी ब्लॉक में भर सकते हैं, तो डी ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, डी ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। कितनी होती है, 10। और आप देखेंगे कि डी ब्लॉक में मैक्सिमम तत्वों की संख्या भी कितनी है, 10। तो बस लो सिंपल सी बात हो गई कि जो आपकी पहली वाली संख्या होगी 3D सीरीज, इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 3D1 में जाएगा, इसका 3D2 में, 3D3, 3D4, ठीक है। अब हम इनका देखेंगे कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन इनका जाएगा, ठीक है, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन इसका जाएगा 3D में। देखेंगे आप कैसे जाएगा, तो इसका जाएगा आपका 3D1, इसका 3D2, इसका 3D3, इसका 3D4, इसका 3D5, 3D6, 3D7,
3D8, 3D9 और ये आ गया आपका 3D10, 3D10 ये जाना चाहिए। अब नॉर्मल अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता तो वो इस प्रकार का होता, तो अन्य तत्वों का तो सेम इसी प्रकार का होता है, लेकिन डी ब्लॉक सीरीज में कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ अपवाद भी होते हैं। इनके कौन कौन से अपवाद होते हैं? तो इसका एक अपवाद होता है क्रोमियम और दूसरा अपवाद होता है इसमें कॉपर। ठीक है, अगर हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरते तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस प्रकार का होना चाहिए था, लेकिन ये इस प्रकार का नहीं होता। ये क्या होता है? अपवाद होता है। तो क्या किस प्रकार का अपवाद इसमें होता है? तो अब इसका अपवाद जो होता है, अपवाद जानने के पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि कोई भी कक्षक कब स्थायी होता है। तो कोई भी जो कक्षक है वो 3 प्रकार से स्थायी होता है या 3 टाइप से स्थायी होता है, स्टेबल होता है। कोई भी जो भी आपका कक्षक है या कोई भी ऑर्बिटल कब स्टेबल होता है, कब स्थायी कंडीशन में होता है, तो उसके 3 टाइप्स होते हैं। जब उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, नो इलेक्ट्रॉन्स, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ना हो, पहला। दूसरा, वो हाफ फिल्ड हो। कैसा हो? हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड मतलब आधा भरा हुआ हो। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट है कि वो कैसा हो? फुलफिल हो, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन अपने आप को फुलफिल करना चाहता है। हर इलेक्ट्रॉन अपने आप को क्यों फुलफिल करना चाहता है भाई? सबको लगता है ऐसा कि हमारे पास पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, तो ना मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दूं, ना मैं ही किसी से इलेक्ट्रॉन लूं। तो 3 कंडीशंस ऐसी आती हैं कि जब भी कोई कक्षक स्थायी होता है। तो पहली कंडीशन जिसमें होती है कि जब किसी भी कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो तब भी वो स्थायी होता है। दूसरा, जब उसमें हाफ फील्ड हो। हाफ फील्ड का मतलब एग्जाम्पल मैं छोटा सा बता दे रहा हूँ आपको कि जैसे कि पी ब्लॉक है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या डी आपका है कि डी में आपके 5 होते हैं, 5 में सब में एक एक हो जाए, तो ये कहलाती है कौन सी स्थिति? हाफ फील्ड की स्थिति कहलाती है। और फुलफिल का मतलब होता है जिस तरीके से ये है कि दोनों को पूरे के पूरे जितने इलेक्ट्रॉन्स हो, सबके सब इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो कहलाती है उसकी पूरे तरीके से भरी हुई स्थिति। तो क्लियर हो गई बात कि अपवाद ये क्यों होता है? तो अपवाद इसलिए होता है क्योंकि कक्षक अपने आप को स्थायी करना चाह रहा है। जो भी एलिमेंट है वो अपने आप को स्थायी अवस्था में रखना चाह रहा है। तो जब वो स्थायी अवस्था में रहता है तो स्थायी अवस्था में कब होता है? तो जब या तो उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ना हो, जब उसके पास में अर्धपूरित या हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन हो, या उसका जो भी ऑर्बिटल है वो फुल फिल इलेक्ट्रॉन हो, पूर्ण रूप से भरा हुआ हो। तो अब यही कंडीशन अप्लाई होती है किस पर? क्रोमियम पर। यही कंडीशन अप्लाई होती है किस पर? क्रोमियम पर और कॉपर पर। तो इसके 2 अपवाद हैं। एक आता है आपका 24 नंबर जिसका एटॉमिक नंबर है क्रोमियम। तो क्रोमियम, अब क्रोमियम का वैसे बेसिकली भरना तो चाहिए 3D4, लेकिन ये 3D4 ना हो करके ये हो जाता है 4s1, ये हो जाता है आपका 4s1 और 3d5। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इतना होता है। और जो इसी प्रकार से कॉपर का कितना होता है? तो कॉपर का होना चाहिए 3d9, लेकिन कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है वो 4s1 और 3d10 हो जाता है। कितना हो जाता है? 4s1 और 3d10 हो जाता है। अब ये क्यों हो जाता है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम अबाउ का नियम अप्लाई कर रहे हैं कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ही जाता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर ऐसा कैसे हो जाता है? तो मैंने आपको बताया है कि इसके लिए 3 कंडीशंस अप्लाई होती हैं। हर कक्षक अपने आप को स्थायी करना चाहता है। तो जो क्रोमियम है और कॉपर है, ये दोनों क्या करते हैं? इनके जस्ट नीचे जो होता है वो होता है 4s कक्षक। इनके जस्ट नीचे कौन सा कक्षक होता है? 4s कक्षक। तो ये दोनों 4s कक्षक से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं और ग्रहण कर लेते हैं और अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है बदल लेते हैं। तो कॉपर में 24 और क्रोमियम का 24 और कॉपर का 29। ठीक है, कॉपर का 29। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम फिल करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4 इतना होना चाहिए था। तो 2 to 4 6 10 10 12 18 20 और 24, लेकिन क्या होता है? लेकिन ये नहीं होता।
लेकिन ये नहीं होता। होगा क्या, ये बनाएगा नया कक्षक अपने आप को और ये बनाएगा 4s1 और 3d5। तो ये जो होता है 3d5, ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कॉपर को, तो कॉपर का कितना होना चाहिए, 3d9 में आना चाहिए। तो कॉपर का देखेंगे हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9। अब इसमें 29 हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट आप करेंगे 10 और 10 20 और 29, तो 29 हो गया। अब होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। इसका करेक्ट क्या होगा, तो इसका करेक्ट होगा 4s1 और 3d10। ये इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये दोनों 3D सीरीज में अपवाद का काम करते हैं। बाकी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके नियम के अनुसार भरेंगे, तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो मैंने बता दिया है इसके अनुसार जाएंगे। लेकिन क्रोमियम और कॉपर ये दोनों अपवाद की श्रेणी में आते हैं, तो ये दोनों अपवाद के अनुसार भरेंगे। इसी प्रकार से थोड़ा सा और देखेंगे हम इसको कि अब जब 3D सीरीज आपने पढ़ ली, तो अब हम इसके बाद आती है 4D सीरीज, और 4D सीरीज के बाद आती है 5D सीरीज, इसके बाद आती है 3D सीरीज, 3D के बाद 4D और फिर 5D। तो जो हमने अपवाद अभी पढ़ा है, कि जो मैंने अपवाद पढ़ा है इसमें पढ़ाया कि 3D में 2 अपवाद है, एक क्रोमियम अपवाद है और एक कॉपर अपवाद है। इसी प्रकार से जब आप 4D सीरीज में जाते हैं, 4D सीरीज में जो आपका मोलिब्डेनम और सिल्वर, ये दोनों भी अपवाद की श्रेणी में आते हैं, और यहाँ पर टंगस्टन और Au भी आपका क्या होता है, दोनों के दोनों अपवाद की श्रेणी में आते हैं। अब मोलिब्डेनम का जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ये भी किसके टाइप के अनुसार बढ़ता है, ये इसने जो इसके पहले था आपका 3D के पहले जो आप देख रहे हैं क्या आ रहा था 4s, तो इसके बाद में हम देखेंगे कि जब मोलिब्डेनम को भरते हैं तो इसका जो जाता है 5s1 और 4d5। इसी प्रकार जो चांदी का भरता है, तो चांदी का जो कि भरना चाहिए, होना चाहिए चांदी का, वो ना हो करके 5d10 और इसका 5s1 और 4d10, ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसी प्रकार से जो 5D सीरीज में टंगस्टन और सोना भी जो होता है, ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं। अब जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन का नंबर 74, इसका नंबर 79। तो टंगस्टन का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए 5d5 में बोने जा करके कहाँ जाता है, वो उसमें आ जाएगा 6s1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5d5, और इसका जो एग्जाम्पल आ जाएगा आपका 6s1 और 5d10। ये आपके कुछ अपवाद की श्रेणी के एग्जाम्पल्स हैं कि जो 4D सीरीज में मोलिब्डेनम और Ag चांदी जो होता है, ये अपवाद में आते हैं, और जो आपकी 5D सीरीज होती है उसमें टंगस्टन और जो सोना होता है Au, ये भी अपवाद की श्रेणी में दर्शाते हैं। ये हमारी आज की क्लास थी। इसके बाद में हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।